जो बाकी लड़कियां थीं उनकी जमानत भी मंजूर हुई है, केस भी अब आगे चलेगा, कि आखिर ये मामला हुआ कैसे? वजह ये है कि हमारी भांजी ने अपनी एक क्लास फेलो जन्नत मलिक का वालिद पूछता था, बेटा आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं, हमारी बच्ची क्यों फेल हो जाती है? उसने बताया आपकी बेटी ड्रग्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। उसने अपनी सहेलियों के साथ प्लान करके और लड़कों के साथ ये सब लोग उसे कैंटीन में ले जाते हैं, जहां दर्जनों लोगों की मौजूदगी में इस लड़की को टॉर्चर का निशाना बनाया जाता है। तालीमी इदारों में मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल इंतजामिया मुलव्वस होती है, वहाँ के लोग मुलव्वस होते हैं। देखिए, ये जो इंसिडेंट जिस तरह ये वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ जिसमें कुछ तशद्दुद दिखाया गया, ये सिर्फ मैं समझता हूँ तशद्दुद नहीं है। बतौर कानूनदान मुझे ये वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है उस बेटी की गर्दन को भी दबाने की कोशिश की जा रही है और यकीनन उसको जिस तरह से टॉर्चर किया गया है, ये एक कातलाना हमला है। मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब, फिर आगे पंजाब का इलेक्शन है, केपी का इलेक्शन है। निगरान वज़ीर आला जो होता है वो एक इस तरह का मैं समझता हूँ शख्स होना चाहिए जिसपे पीटीआई तो दूर की बात, किसी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को 1% नहीं 0.1% एतराज भी ना हो। क्या वाकई पीटीआई के पास अब कोई ऑप्शंस बचे हैं? हमारी ये स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हमने इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई। जैसे ही खान साहब ने अंदिया दिया, उन्होंने पहले 35 फिर 35 इस्तीफे कबूल कर लिए, बकिया 45 मेंबर थे। आज हमने भेजा और आपने देखा उन्हें नेशनल असेंबली बंद कर दी, स्पीकर हाउस बंद कर दिया। अगर उनके पास भी दो चॉइसेस हैं कि वो या तो इस्तीफे एक्सेप्ट करेंगे या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन हमें देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, हम रोज़ाना सियासी सूरत हाल पर बात करते हैं और वैसे भी बहुत कुछ सियासी हैपनिंग्स हैं मुल्क में, आप सब जानते हैं, उस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन आज मैं आपके मसाइल से अपने शो का आगाज़ करना चाहती हूँ। और आज जब लोग सुबह सो के उठे तो उन्हें बिजली के एक तवील ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा। ऐसा लगा ज़िंदगी ठप सी होकर रह गई और अचानक पूरे मुल्क में बिजली चली गई। और ये पहली बार तो नहीं हुआ, मैं आपको याद करवाना चाहती हूँ कि इससे पहले भी एक दफ़ा पूरा मुल्क एक ही लम्हे में अंधेरे में डूबा था। 13 अक्टूबर 2022 को मुल्क में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई थी। आज एक बार फिर यही हुआ और पूरे मुल्क में बिजली की फराहमी मुअत्तल हुई। लेकिन वजीर जो हैं वो अपनी कारकर्दगी उन्होंने नहीं दिखाई और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। और ये बयान दिया वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने। वो ये कहते हैं कि मुल्क में जारी बिजली ब्रेकडाउन कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ 12 घंटे लगेंगे बहाली के लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि 12 घंटे पूरा मुल्क अंधेरे में डूबे रहना, सारे काम ठप रहना, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब तवानाई शॉर्टफॉल की वजह से होने वाले नुकसानात, ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस सिर्फ 12 घंटे ही लग सकते हैं। कराची की अगर हम बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी सुबह 7:30 बजे से मुअत्तल हुई। कराची शहर का 90% हिस्सा बिजली से अभी भी महरूम है। कई इलाकों में बिजली आई तो दोबारा चली गई। के इलेक्ट्रिक के ज़राए ये कहते हैं कि नेशनल ग्रिड में खलल ब्रेकडाउन का मुमकिन सबब है। बिजली की मुकम्मल बहाली में अभी भी 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। जबकि कराची वाटर बोर्ड हुक्काम के मुताबिक बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को पानी की पंपिंग भी मुतासर हुई है। इलावा अजीम शहर में बिजली के ब्रेकडाउन से सरकारी और निजी इदारों में भी काम मुतासर हुआ है। तर्जुमान आइस्को के मुताबिक इस्लामाबाद के 117 ग्रिड स्टेशन को बिजली की फराहमी मुअत्तल है। रीजन कंट्रोल सेंटर की जानिब से अभी तक कोई वाज़ेह वजह तो नहीं बताई गई, जबकि मुतालिका हुक्काम के साथ मुसलसल वो कह रहे हैं हम राब्ते में भी हैं। ज़राए नेशनल पावर कंट्रोल ये कहते हैं कि इस वक्त सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद है। जो मेन लाइन है उसमें फॉल्ट की वजह से पूरा सिस्टम बैठ गया है। बिजली की बहाली में अभी भी कई घंटे लग सकते हैं। और वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर खान ये कहते हैं कि मुल्क में बिजली का कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया है। अब उनका ये कहना कोई बड़ा फॉल्ट नहीं आया है, 12 घंटों में बिजली बहाल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि इन 12-13 घंटों में जब तक बिजली नहीं आती उस वक्त तक नुकसान कितना होगा, कितना काम है जो रुका रहेगा। इसी पर हम बात करेंगे। पूरे मुल्क की सूरत हाल नुमाइंदे मलिक सईद आवान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक, बताइएगा पूरे मुल्क में क्या सूरत हाल है? क्या बिजली बहाली का अमल अभी तक शुरू हो सका किसी भी शहर में? जी बिल्कुल, सुबह 7:30 बजे जो है वो मुल्क में एक बड़ा ब्लैकआउट आया बिजली का, जिसके बाद पूरे मुल्क में बिजली जो है वो गायब रही और अभी तक जो है 10 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन बिजली वापस नहीं आई। बिजली के ना होने की वजह से मुख्तलिफ शोबों में जो है वो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल के सिग्नल जो है वो खत्म हो गए हैं, जबकि सरकारी दफातर में भी काम ठप हुआ बैठा
पड़ा है। जहाँ जहाँ पे भी बिजली की जरूरत थी, लेकिन वहाँ पे जो है अब काम जो है वो ठप हो चुका है, और जहाँ पे जनरेटर से काम चलाया जा रहा था वहाँ पे भी अब ऐसा ऐसा डीजल वगैरह खत्म होता जा रहा है। सही बात। बिजली का ब्रेकडाउन जो है वो सुबह 7:30 बजे आया था। जराये का ये बताना है कि बिजली का ब्रेकडाउन जो है वो अभी तक फॉल्ट हुकूमत तलाश करने में नाकाम रही है, और उसके लिए जो है वो काम कर रही है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है कि बिजली कब वापस आएगी। कोई वजह पता चली? इतना बड़ा ब्रेकडाउन मलिक, क्या बताया हुकूमत ने, वज़ीर तवानाई ने, कि इसके पीछे वजह क्या बनी कि पूरे मुल्क में अचानक बिजली गायब हो गई? कैसे हुआ ये सब कुछ? ये बिजली जो है वो सुबह इन्होंने जब कल बिजली के हवाले से रात को तलब कम हुई तो इन्होंने कुछ प्लांट जो है वो बंद किए गए थे। सुबह जब वो ऑन किए तो फ्रिक्वेंसी डाउन हो गई, जिसकी वजह से जो है वो इनको मुकम्मल जो एनटीडीसी की लाइन है वो बंद करना पड़ी, और जिसकी वजह से ये ब्लैक आउट आया। और उसके बाद जो है वो कोशिश तो की जा रही है, मुतअद्दिद कोशिश की गई। अभी जराये का ये बताना था कि बिजली की पैदावार 6000 मेगावाट है। जब ये बिजली जो है 8000 मेगावाट तक होगी तो लोड मुतमाज़न हो जाएगा, जिसके बाद जो है वो काम बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो सका। अभी जराये का यही बताना है कि मंगला के जरिए सिस्टम बहाल करने की कोशिश की जा रही है। मैंने मंगला से पानी अखराज की इजाजत दे दी है, नहरी पानी भी बंद था, चीजों के बाल सफाई का मौसम चल रहा है, और जिसकी वजह से जो है वो हाइडल के जरिए बिजली की पैदावार कम हो रही है। इस वजह से अभी उधर से भी हुए। अभी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर साहब का यही कहना था कि कुछ देर में बिजली आ जाएगी, लेकिन उनका कहना था कि इस फॉल्ट को तलाश करने के लिए 3 रुकनी कमेटी जो है वो कायम कर दी गई है कि बिजली का जो ब्लैक आउट आया इसकी वजह क्या है, और इसके अलावा अच्छा, ऐसी कमेटियां पहले ही बनाई गई थी मलिक। आप भी हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए कि जब अक्टूबर में ऐसा हुआ था, जब पूरे मुल्क में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था, ऐसी ही कमेटी बनाई गई थी, एक बार फिर कमेटी बना दी गई। कमेटियां कुछ कर तो पाती नहीं है, ना ही वजूहात, ना किसी को सजाएं। अगर किसी का फॉल्ट है, किसी गलती की वजह से ऐसा हुआ है, एक बार फिर एक और कमेटी बनाई गई है। जी मलिक। हेलो जी मलिक, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आवाज। मलिक की कमेटी तो पहले भी बनाई गई थी ना, जब अक्टूबर में बिजली का ब्रेकडाउन हुआ था तब भी इसी तरह की कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने भी कुछ नहीं किया था। बनाई दी जाती है और एक इल्जाम आयद कर दिया जाता है, लेकिन सिस्टम को इम्प्रूव नहीं किया जाता। आज हुकूमत ने दावा तो किया कि हमारे पास बैकअप था, लेकिन अगर बैकअप था तो फिर वो उसने काम क्यों नहीं किया, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि फिर मुल्क में ब्लैकआउट क्यों है। अभी चंद महीने पहले अगर हम देखें अक्टूबर 2022 में भी बिजली का ब्लैकआउट हुआ था। ये तो गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान 5वां ब्लैकआउट जो आज हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अदारे हैं बिजली की ट्रांसमिशन के, बिजली उनसे जो है सवालिया निशान पैदा हो गए। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप जो है वो बार बार बिजली के ब्लैकआउट होने के बावजूद जो है वो चीज़ों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गया। आपके पास कुछ प्रॉपर बैकअप नहीं है जिससे आप जो है अगर बिजली में कोई फॉल्ट आ जाए तो बैकअप पे बिजली चलाई जा सके। ठीक, बिल्कुल सही मलिक सईद अमान, बहुत शुक्रिया। ये सारी कि 3 सालों में ये 5वां बड़ा ब्रेकडाउन है जो पूरे मुल्क में हो गया है, और इस ब्रेकडाउन की वजूहात नहीं जानी जाती, ये मालूमात ही नहीं की जाती कि ऐसा होता क्यों है, किसकी गलती सजा दी जाए या इस मामले को टेकअप किया जाए ताकि आइंदा इस तरह का कुछ ना हो। देखना ये होगा कि अब जो वजारत तवानाई है इस पर एक्शन क्या लेती है और आगे के सद्देबाब के लिए क्या किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे वाक़े का जिक्र करते हैं जिसने सब कुछ जोड़ के रख दिया। वो तमाम माँ बाप मुझ समेत परेशान हुए कि आखिर हमारे जो बच्चे हैं या आगे आने वाली जो नई नस्ल है उसकी तरबियत क्या बहैसियत वालिदैन या बहैसियत असातिज़ा या बहैसियत मुआशरा हम ठीक कर पा रहे हैं। हमारी नई नस्ल जिसने हमारे मुल्क को चलाना है वो किस तरफ जा रही है। मैं जिक्र कर रही हूँ लाहौर के DH स्कूल का, जहाँ पर ये वाक़या हुआ जिसमें एक बच्ची को ज़दोकोप करते हुए बहुत सारी लड़कियों ने, आपने वो वाक़या देखा। वो वाक़या ऐसा था कि एक तकलीफ़ भी बहुत हुई, तशवीश भी बहुत हुई कि ये जब इसमें ये पहलू निकला कि ये बच्चे ड्रग्स यूज़ किया करते थे, ड्रग्स के आदी थे, एडिक्ट थे, और ये बात क्या वालिदैन को नहीं इसका इल्म था, क्या असातिज़ा को इसका इल्म नहीं था, क्या हमारे दर्सगाहों में, हमारे तालीमी इदारों में अगर ड्रग्स यूज़ हो रही हैं, मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है तो क्या हम सब आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। हमें इस बात पर बात भी करनी होगी, सोचना भी होगा, और अपने बच्चों की तरबियत में जो हमारा हिस्सा है वो हम कैसे डालें और कैसे इस चीज़ को रोकें, ये भी हमें सोचना होगा। लेकिन पहले ज़रा मैं इस वाक़े के हवाले से बात करना चाहती हूँ क्योंकि जो मुतासरा बच्ची है अलीहा, उसकी तरफ से क्या ये मामला है, क्योंकि जो बाकी लड़कियाँ थीं
हुई, उनकी ज़मानत भी मंजूर हुई है, केस भी अब आगे चलेगा। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला हुआ कैसे और अब तक इसमें क्या पेशरफ्त। तो हमारे साथ मौजूद हैं अलीहा के मामू, जो कि मुतासरा बच्ची है, उनके मामू हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ इसमें? जी जी जी, आवाज़ आ रही है आपको सर? मैडम हमारी बहन जी अलीहा इमरान, जिसकी 12 साल उम्र है और 8th क्लास में पढ़ती है, 16 तारीख 2:30 बजे स्कूल में छुट्टी हुई। उमामा नामी लड़की जो 12वीं क्लास में पढ़ती है, हमारी भांजी 8th क्लास में और ये 12वीं क्लास में पढ़ती है, ये आती है, ये कहती है आपको नीचे टीचर बुला रहे हैं। टीचर का कह के नीचे लेके जाती है। नीचे जहाँ पे काफ़ी लड़के और लड़कियाँ मौजूद होते हैं, मेरी भांजी को उठा के नीचे कैफ़ेटेरिया में ले जाते हैं। कैफ़ेटेरिया कैंटीन को बोलते हैं। कैंटीन कैफ़ेटेरिया में ले जाते, जहाँ कैंटीन के मालिक नासिर को इन्होंने भारी रकम दे के टॉर्चर सेल के तौर पे कैंटीन अरेंज की हुई थी। अच्छा, कैंटीन जी नहीं, ये कैंटीन तो अरेंज की हुई थी सर, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि ये हुआ कैसे? हाँ जी मैडम, हमारा रोना ये है कि आपके अलावा भी हम बड़े लोगों को बता चुके हैं। हमसे सबसे बड़ी ज़्यादती जो हो रही है वो ये हो रही है कि मैडम लड़कियों की फैमिली की जानिब से पैसा लेके गलत रिपोर्टिंग की जा रही है, लेकिन मैडम रिकॉर्ड तो कहीं नहीं ना चला जाता। ये जो नीले बालों वाली लड़की हमारी भांजी को नीचे लटा के मार रही है, आप तस्दीक करवा लें कि इस किस क्लास में ये पढ़ती है। हमारी बहन ये स्कूल में पढ़ती है, ये हाई क्लास जिसे कॉलेज बोलते हैं। ये कॉलेज की लड़कियां जिनको अलाउ नहीं है स्कूल टाइम में स्कूल में आना। अच्छा। ये स्कूल टाइम के बाद आई हैं, प्री प्लान था ये। वजह ये है कि हमारी भांजी ने अपनी एक क्लास फेलो जन्नत मलिक के वालिद को ये बताया। उसका वालिद पूछता था, बेटा आपके मार्क्स तो बहुत अच्छे आते हैं, हमारी बच्ची क्यों फ़ेल हो जाती है? उसने बताया आपकी बेटी ड्रग्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उसके कुछ प्रूफ बज़रिया व्हाट्सएप उसके वालिद को दिए। उसके वालिद ने प्रॉमिस किया, जिसका रिकॉर्ड भी हमारे पास मौजूद है, कि इस बात को हाइड रखा जाएगा। लेकिन उसके बाप ने ये सारी बातें जन्नत को बता दी। जन्नत ने अपनी बड़ी बहन कायनात जो 11वीं या 12वीं जमात में पढ़ती है, उसने अपनी सहेलियों के साथ प्लान करके और लड़कों के साथ, इनका 10 बंदों पे रुकनी गैंग है और इसके अलावा और भी इनके करिंदे हैं। इन्होंने प्लान किया, इन्होंने उमामा को हायर किया जो कि एक बॉक्सर है नीले बालों वाली। ये हमारी भांजी को क्लास से ट्रैप करके नीचे लाती है और नीचे से अगवा करके ये सब लोग उसे कैंटीन में ले जाते हैं, जहाँ दर्जनों लोगों की मौजूदगी में इस लड़की को टॉर्चर का निशाना बनाया जाता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आपने कहा ये 12वीं क्लास की लड़कियां हैं, आपकी भांजी 8th क्लास में थी, उनको तो आने की स्कूल में इजाज़त नहीं होती, वो आई कैसे? आपकी भांजी उनको जानती नहीं थी, तो उनके वालिद को उसने कैसे जाना? नंबर कैसे एक्सचेंज हुआ? फिर उसके बाद सारी मालूमात उस लड़की के बारे में उसने कैसे कहीं, जबकि वो उनको किसी तरीके से जानती ही नहीं थी? जब जान पहचान ही नहीं थी तो इतनी बात आगे बढ़ी कैसे सर? जो हमारी भांजी की क्लास फेलो है, बाकी 3 लड़कियाँ जो हैं ना, एक जन्नत की बड़ी बहन है, उसकी फ्रेंड है उमामा और नूर ईमान अली। अच्छा। उमामा एक बॉक्सर है, इसका दादा सरगोदे का स्मगलर था, बहुत बड़ा स्मगलर था, चौधरी पता नहीं क्या नाम है उसका, मैं आपको नाम भी कंफर्म कर दूंगा मैडम। और ये एवान है चौधरी, वहाँ के बहुत बड़े हैं। अच्छा। और मैडम इसके पीछे काफ़ी गुजरात के मशहूर लोग सिफारशी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता, मुझे डर है मुझे मरवा ना दें। उसके अलावा जो दूसरी नूर लड़की है जो मेरी भांजी को ऊपर बैठ के मार रही है, वो फिल्म एक्टर अंदलीप की बेटी है, जिसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया गया था। लेकिन एक जो आपने अभी बात की वो ये की कि आप ये कह रहे हैं जन्नत मलिक जो आपकी भांजी की क्लास फेलो है, और यहाँ पर जिक्र आ रहा है ड्रग्स के इस्तेमाल का, तो क्या आपकी भांजी भी ड्रग्स लेती थी? अगर वो क्लास फेलो है तो इसका मतलब है कि 8th क्लास के बच्चे भी ड्रग्स लेते हैं, यहाँ की बच्चियाँ भी ड्रग्स लेती हैं? मैडम ये लड़की की बहन पढ़ती थी हाई
स्कूल में। हाँ। मतलब कॉलेज को हाई स्कूल बोलते हैं स्कूल में। अच्छा। तो इसका अपनी बड़ी बहन की मुशावरत से बड़ी लड़कियों के साथ उठना बैठना था। और ये जो कंटीन है जहाँ पे हमारी भांजी को टॉर्चर सेल में मारा गया है, ये कंटीन सहूलतकारी के लिए यूज़ होती है। अच्छा? अगर किसी ने ड्रग्स लेनी है तो इनको पैसे दे दें, ड्रग्स करें, ना कोई नीचे से ऊपर जाएगा ना ऊपर से नीचे आएगा गैर मुतल्लिक बंदा। और जब किसी ने किसी को मारना है, इस टॉर्चर सेल के ओनर को पैसे दे दें, जितनी देर उसे मार पड़ेगी ना कोई नीचे से ऊपर जाएगा ना ऊपर से नीचे जाएगा। जिसके सबसे बड़े प्रूफ ये आप वीडियो में देख सकते हैं, लड़की मदद के लिए चिल्ला रही है, लड़की कह रही है किसी को बुलाओ, छुड़वाओ। अगर आपके पास वीडियोज़ हैं हमारे पास आप देख सकती हैं, सुन सकती हैं कि वो लड़की को दर्जनों लोग हंस रहे हैं और कह रहे हैं इसको इस पोजीशन में मारो, इसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। और जो कैफ़ेटेरिया का मालिक है उससे 4 दफ़ा मेरी भांजी ने मदद तलब की, लेकिन उसने मदद इसलिए नहीं की क्योंकि उसने फ़ीस ली हुई थी अपना टॉर्चर सेल इस्तेमाल करवाने की। यानी कि आप ये कह रहे हैं कैंटीन टॉर्चर सेल है वो जो कि स्कूल के अंदर ही मौजूद है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि कैंटीन का मालिक भी सारी चीज़ों में मुलव्विस है। इसका मतलब ये कि स्कूल इंतज़ामिया भी इसमें मुलव्विस है। ज़ाहिर बात है मैडम, ये सब अरबों पतियों के बच्चे हैं। ये छोटे मोटे पैसे दे के लोगों का ईमान नहीं ख़रीदते। ये मैडम हज़ारों लाखों में पैसे देते हैं जिस दिन पार्टीज़ करनी होती है। और आप देख लें जिस टॉर्चर सेल में हमारी बच्ची को मारी जा रहा है वो कैफ़ेटेरिया का एरिया बहुत भरा है। वहाँ पे जो सफाई करने वाली हैं उनका कहना है कि रोज़ यहाँ से पाउडर, टिशू पेपर्स, इंजेक्शन, इस टाइप की चीज़ें मिलती हैं, जिसके वीडियो प्रूफ भी मौजूद हैं इन्हें नशा करती के। वो भी अगर आप कहेंगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो यहाँ पर ये बात बड़ी काबिल ज़िक्र है सर कि इतने अरसे से सारी मालूमात आपकी भांजी के पास थी, तो फिर आप लोगों ने ये मालूमात पुलिस को या फिर किसी ऑफिशियल तक क्यों नहीं पहुँचाई या मीडिया तक क्यों नहीं पहुँचाई? मैडम हम तक ये मालूमात आई हैं हमारी भांजी को मार कर पड़ने के बाद, उस तक थी, उसने हमें क्यों नहीं दी, या क्या वजह, या दोस्ती की वजह से चुप थी या उनकी बदनामी की वजह से चुप थी। हाँ। इसका मैं फिल वक्त कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हम तक ये बातें आई हैं उसको ये सारा वाक़या होने के बाद। अच्छा, यानी कि जन्नत मलिक से अगर उसकी दोस्ती थी, किसी हद तक की भी दोस्ती थी, तो ऐसा तो नहीं कि आपकी भांजी भी ड्रग की आदी हो गई हो या उसके साथ ज़बरदस्ती उसको ड्रग यूज़ करवाने की कोशिश की गई हो? जी मैडम, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं चाह रहा था कि मेरे से ये सवाल पूछा जाए। मैडम बिल्कुल ये मेरी भांजी को प्रेशराइज़ करती थी कि हमारे साथ शीशे पियो, वाइस पियो, आइस पियो, क्योंकि उसकी उम्र 12 से 13 साल है और ये सब लड़कियां 18-19 साल की हैं। तो वो इस चीज़ से इनकारी थी और प्लस उसने अनाउंस कर दिया था जन्नत के वालिद के सामने कि आपकी बेटी ये नशे की एक्टिविटीज़ कर रही है। इस वजह से वो बदनाम हो गई थी, जिसका उन्होंने ये बदला लिया है। अच्छा, आप मेरे साथ ही रहिए क्योंकि और भी सवालात करने हैं, ज़रा इस मामले को हम समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ मिर्ज़ा साहब, प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स के। काशिफ साहब बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपसे बात कर चुकी हूँ, लेकिन आज बहुत ही मुख्तलिफ मौजू है, बल्कि कहना चाहिए दिल को तकलीफ़ देने वाला मौजू है कि हमारी दर्सगाहों में, तालीमी इदारों में मनशियात का इस्तेमाल हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि स्कूल इंतज़ामिया मुलव्विस होती है, वहाँ के लोग मुलव्विस होते हैं। ये किस तरफ जा रहे हैं हम? देखिए जी, पहले तो ये इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए शर्मनाक वाक़या वो कम है। इस हवाले से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल फेडरेशन अपनी इस बेटी और उसकी फैमिली को मुकम्मल अपनी जो है हर तरीके से मावनत की यकीन दहानी करती है। ना सिर्फ ये बल्कि हमारा जो लीगल डिपार्टमेंट है वो इनको मुकम्मल तौर पे मावनत करेगा और हम इनके साथ खड़े हैं और इसमें कोई सेकंड ओपिनियन नहीं। अब आते हैं दूसरी तरफ, ये बात जो है, देखिए ये जो इंसिडेंट जिस तरह ये वीडियो क्लिप जो वायरल हुआ जिसमें कुछ तशद्दुद दिखाया गया, ये सिर्फ मैं समझता हूँ तशद्दुद नहीं है। बतौर कानूनदान मुझे ये वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है उस बेटी की गर्दन को भी दबाने की कोशिश की जा रही है और यकीनन उसको जिस तरह से टॉर्चर किया गया है ये एक कातलाना हमला है। लिहाजा इसकी जो दफात जो FIR में थी वो भी जो है वो नहीं लगी जो कि इसमें दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज इसमें ये आती है कि उसको वीडियो को वायरल किया गया है जो कि साइबर क्राइम एक्ट के अंदर आता है। लिहाजा ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि एक तो ये इंसिडेंट बहुत संगीन है, दूसरा इसमें मंशियात का जो हवाला दिया गया है। मैं खुद भी लाहौर हाई कोर्ट को असिस्ट कर रहा हूँ मुख्तलिफ केसेस के अंदर और उसमें मुख्तलिफ लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे जो कुछ कमेटियां बनी हैं ड्रग केसेस के हवाले से, उसमें मैं
तालीमी इदारों को रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, तो बहुत क्लोजली इन सब चीजों को देखने का मौका मिल रहा है। यकीनन पाकिस्तान एक हमारी बदनसीबी है कि हम माशरती गिरावट का शिकार हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ी वजह हमारा निज़ाम तालीम है, जो तालीम और वो नंबर गेम के चक्कर में उसने तरबियत के एलिमेंट को इग्नोर कर दिया है। यही वजह है कि घरों के अंदर भी जो हम अपने वक्त में देखते हैं कि हमें अपनी माओ की तरबियत बड़ी ज़रूरी है सर, चाहे वो घरों में हो या दरसगाहों में हो, दोनों का बड़ा अहम रोल होता है, माँ बाप का भी, असातिज़ा का भी। इस पर मैं बात भी करूंगी आपसे। मैं चाहूंगी आप दोनों हजरात मेरे साथ ही रहिए। प्रोग्राम में मुझे एक ब्रेक शामिल करना है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। जी जनाब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं लाहौर वाक़े की और हमारे साथ अलिया के मामू भी मौजूद हैं और काशिफ मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। काशिफ साहब, हम जो बात कर रहे थे कि आपने कहा आप खुद इस केस में भी मौजूद हैं, जो कमेटी बन गई है, जो सारा मामला आप देखा जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। लेकिन मैं आगे की बात कर रही हूँ, स्कूल में जो मंशियात का इस्तेमाल बढ़ गया है उसको रोका कैसे जाए। ज़ाहिर स्कूल इंतज़ामिया का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर स्कूल्स में मंशियात इस्तेमाल हो रही हैं तो उनको रोकना उनका फ़र्ज़ है। उसके लिए अब आप लोग किस तरीके से काम करेंगे, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन किस तरीके से काम करेगी? देखिए, जहाँ तक तो तालीमी इदारों के अंदर मंशियात का इस्तेमाल है, इस हवाले से तो जो है पहले भी कुछ शिकायत जो थी वो गाहे बगाए आती रही हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पे नेशनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे मुख्तलिफ कमेटीज काम कर रही हैं। हम अपने लेवल के ऊपर भी तालीमी इदारों के साथ इंटैक्ट होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारा माशरती गिरावट की बात। आजकल व्हाट्सएप ग्रुप, सोशल मीडिया की एक्सेस होने की वजह से तालीमी इदारे एक नेटवर्किंग की हद तक तो असर रखते हैं, लेकिन बहुत सी इस वक्त बदनसीबी ऐसी है कि यहाँ पे ऐसी जगह हैं, फार्म हाउसेज हैं, बच्चे गेट टुगेदर कर रहे होते हैं और खास तौर पे ये जिस क्लास की हम बात करें, जिसको एलीट तबका कहा जाता है, इसके अंदर ये बहुत सी ज्यादा आसानियां मौजूद हैं। लेकिन हम इसको इस तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते ना काशिफ साहब। जब इस पहले स्कूलों में सख्ती होती थी तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इस तरह अमल किया जाए। हमें इसको जस्टिफाई बिल्कुल नहीं होता, लेकिन प्रॉब्लम ये कि हमारे माशरे के अंदर जब आपने तरबियत का एलिमेंट निकाल दिया, तालीमी इदारों के अंदर कुछ कवानीन ऐसे बन गए जैसे मार नहीं पिया। अब टीचर भी जो है वो उस तरह से विजिलेंटली अपने बच्चों को इस तरह से सुपरवाइज नहीं कर पाता जैसे आज से तो 10-15 साल पहले करता था, क्योंकि अब उसको अपनी इस बात का भी खर्चा है कि कोई अगर बच्चा, कोई पेरेंट अगर उसकी कंप्लेंट करता है तो वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है। सेकेंडली, हम ये भी देख रहे हैं कि आपके जो तालीमी अदारे हैं उनके भी तालीमी निज़ाम इस किस्म का है जिसके अंदर नंबर गेम्स की वजह से वो नंबर से बच्चे की कैपेबिलिटी को देखते हैं। उसकी ये बात बिल्कुल आपने दुरुस्त की है कि मयार अब बस ये हो गया है कि तुम अगर ए प्लस ला रहे हो, अब तुम ए ग्रेड ला रहे हो, बाकी तुम कुछ भी कर रहे हो, तो इससे ना ही तालीमी इदारों को, असातिज़ा को या वालिदैन को कोई सरोकार नहीं होता। ये बड़े अफसोस की बात है। सर साथ रहिएगा क्योंकि अलिया के मामू मेरे साथ ही मौजूद हैं, ज़रा मैं उनसे बात करती हूँ इस केस के हवाले से। सर, अब तो ज़ाहिर पुलिस इस सारे केस में शामिल हो गई है, ये आप शामिल तफ्तीश भी होंगे, आप लोग भी। हाई प्रोफाइल केस अब ये बन गया है। आपको लगता है कि मामला आप लोगों के हक में जाएगा, आप लोगों को इंसाफ मिलेगा और उसी तरीके से ये केस आगे बढ़ेगा जैसे कि आप लोग खुद समझ रहे हैं इस चीज को? जी सर, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? मैडम, काशिफ साहब आपसे सवाल नहीं किया जी, अलिया के मामू। हाँ जी मैडम, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे ज़हन में ये बात नहीं थी, मुझे बोलने का मौका दिया है। मैडम, बिल्कुल हक़ में नहीं जाएगी। वो मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हक़ में नहीं जाएगी। मैडम, इसमें पहले दिन से लेके 5वें दिन तक पुलिस हमारी FIR नहीं थी दे रही। हमारे पास वीडियो मौजूद थी, हमारे पास अपनी बच्ची को मार पड़ती का मेडिकल मौजूद था, लेकिन ये इतने पावरफुल बंदे हैं कि जिस दिन हमने एप्लीकेशन दी, इन्होंने हमारी एप्लीकेशन चेंज कर दी। चेंज करने के बाद पहली मेरी एप्लीकेशन का नंबर था 555 जो मेरी बहन की तरफ से दी गई। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने SP साहब को एप्लीकेशन दी 99 IP हेडक्वार्टर, उसको भी तब्दील कर दिया गया। वीडियो होने के बावजूद मैं रोता था ASP साहबा के सामने। जो सब इंस्पेक्टर था जिसको हमारी ये तफ्तीश मार्क हुई थी उसके सामने कि यार तुम मेरी एप्लीकेशन पे FIR क्यों नहीं देते। उसने मेरे से सब लड़कों के एड्रेस ले लिए, सही, सब लड़कों के घरों का पूछ लिया,
सब लड़कों के नाम पूछ लिए, 4 दिनों तक उनके साथ सेटलमेंट करता रहा। जब ये वाकया मीडिया पे रिपोर्ट हुआ उसके बाद हमें बुला के कहते 99 IP हेडक्वार्टर की एप्लीकेशन बदल दो। अच्छा, हम जो एप्लीकेशन लिखवाते हैं इसमें से स्कूल का नाम निकाल दो, इसमें से लड़कों का नाम निकाल दो, इसमें से जो सहूलतकार जिसने सहूलतकारी की है नासिर इसका नाम निकाल दो, इसमें से जो वीडियोस लड़के बना रहे हैं उनका नाम निकाल दो। तो मैं तैयार हूं तुम्हारी FIR देने के लिए, अदरवाइज़ मैं तुम्हारी FIR देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप चेक कर लें मैडम, जब मेरे पास वीडियो मौजूद है, जब मेरे पास मेडिकल मौजूद है। बिल्कुल सही है, सारी वीडियोस भी मौजूद हैं। आप कहें दिफात ही उस तरीके से शामिल नहीं की गई, ये कत्ल भी जो है वो अटैम्प्ट किया गया है। बहुत शुक्रिया अलिया के मामू हमारे साथ थे, काशिफ मिर्जा साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। ना योगा केस इस तरह से आगे बढ़ता है, वाकई वो जो लोग हैं जिन्होंने तशद्दुद किया उनको सजाएं मिलती हैं या फिर वो बच निकलते हैं, ये इंसाफ के निज़ाम को देखते हुए खैर उम्मीद तो फिर भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सियासी निचोड़ जिस पे आज हम बात करेंगे, निगरां वज़ीर आला पंजाब का तकर्रुर, मोहसिन नकवी जो कि निगरां वज़ीर आला पंजाब, उन्होंने हल्फ भी उठा लिया। उसके बाद से लेकर अब तक जो सूरत हाल है वो ये है कि इमरान खान ने ये कहा है कि बिल्कुल भी हम इस तकर्रुरी को नहीं मानते हैं, ना सिर्फ हम चैलेंज करेंगे बल्कि एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जाएगा। आगे इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, होंगे तो किस तरीके से होंगे, इस बदइंतज़ामी को, धांधली को रोकने के लिए जो कोशिशें हैं क्या वो कोई कर पाएगा, या इलेक्शन कमीशन जिसके बारे में ये कहती है तहरीक इंसाफ कि ये मुतनाज़ हो गया है, क्या वाकई इलेक्शन कमीशन एक अच्छे और साफ और शफाफ इलेक्शंस करवा पाएगा। इस सारी सूरत पे हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर तजियाकार हैं, एंकर पर्सन है बोल न्यूज़ के मखदूम शहाबुद्दीन। मखदूम बहुत शुक्रिया, आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को? मोहसिन नकवी निगरां वज़ीर आला पंजाब, फिर आगे पंजाब का इलेक्शन है, KP का इलेक्शन है, कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर हो रहे हैं, PTI कह रही है इस्तीफ़े वापस करने की बात, और आगे एतमाद के वोट की बात। क्या लग रहा है, कहाँ जा रहा है मामला? इस वक्त एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है सुमैया, देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो चुका है। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट की आप सारी तवानाइयाँ देख लें, जो इस वक्त PDM है उसकी सारी तवज्जो इस वक्त सिर्फ एक चीज़ पर है कि अपनी सियासत कैसे बचाई जाए। अब ये अपनी तरफ से जो कुछ भी इन्होंने किया है और जो रीसेंट मूव है जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट भी किया है कि पंजाब में निगरान वजीर आला को हम रिजेक्ट करते हैं, हम नहीं मानते। और इस सब के अंदर वैसे आइडियल सिचुएशन तो ये थी कि जिस शख्सियत के ऊपर एतराज आ गया है वो खुद ही स्टेप डाउन कर जाते, क्योंकि निगरान वजीर आला जो होता है वो एक इस तरह का मैं समझता हूँ शख्स होना चाहिए जिसपे PTI तो दूर की बात, PMLN पीपल्स पार्टी या किसी भी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर को 1% नहीं 0.1% एतराज भी ना हो, और इसी तरीके से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती थी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपने लोगों से हमारी बात हुई, उन्हें 2-3 चीजें लग रही हैं इस वक्त जो होनी है। अब इस तकर्री के बाद वो एक जानिब तो इस मामले पे दे आर श्योर के इलेक्शंस अपने वक्त पे नहीं करवाए जाएंगे, क्योंकि गवर्नर जो है उन्होंने भी पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन की डेट नहीं दी। आईनी तौर पे तो 90 दिन की होती। कल बोल न्यूज पे ही प्रोग्राम के अंदर ही सफैन खान साहब थे मेरे साथ मौजूद, तो वो भी यही बात कर रहे थे, स्पीकर पंजाब असम्बली के गवर्नर अपने आईन जो है और जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है उससे हट रहे हैं। एक जानिब PTI को ये लग रहा है, वहीं दूसरी चीज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त काफी ज्यादा कंसर्न रखे हुए है वो ये है कि इमरान खान साहब को फिक्स किया जाएगा। ये खबरें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है और इसलिए वो ज्यादा परेशान भी है मैं समझता हूँ। और इस सारे देखिए असल चीज तो ये है ना कि परेशानी से बढ़ के ये देखना होगा कि PTI के पास ऑप्शंस कितने हैं, खुद खान साहब के पास ऑप्शन कितने हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर ऑप्शंस की बात की जाए ना तो अपनी तरफ से तो PTI को कर लिया गया है ट्रैप और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फंसा दिया गया है कि इलेक्शन भी उस टाइम पे करवाएंगे। आज से जो सूबाई हुकूमतें हैं वो भी चली गई हैं। अब जो वारदात डलनी थी वो डलनी थी कौमी असम्बली के अंदर। अब वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेप बैक किया है, आप उसे गूगली कह लें और जो मुखालफीन है उसे वो यू टर्न कह लें। लेकिन आप ये देखें कि वही स्पीकर साहब जो इस्तीफे मंजूर करने के लिए कहते थे मैं इंडिविजुअली बुलाऊंगा, उन्होंने फौरी 70 इस्तीफे मंजूर कर लिए। आज मजीद इस्तीफे मंजूर होने थे, उसकी एक ही वजह है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखें, शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एतमाद का वोट
और उसके साथ ही साथ जो निगरान वजीर आजम का मामला है, उन दोनों के अंदर राजा रियाज साहब जो कि खुद अब अपनी जुबान से ये कहते हैं कि मैं तो पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन ही लड़ूंगा, खैर उन्हें पीटीआई टिकट देगी क्यों, ये ज्यादा बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज तो यह है कि पार्लिमानी पार्टी कहीं वो पीटीआई के अंदर से कौमी असम्बली में अगर बंदे इनके वहां पर ना हुए और सारे मुनहरिफ लोग हुए, वो तो शहबाज शरीफ साहब को वोट दे देंगे। और दूसरी चीज है निगरान वजीर आजम का तकर्रुर। तो इन दोनों चीजों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थोड़ा सा पीछे हटी है, उन्होंने अपने इस्तीफे आज इस तरह से वापस लिए हैं। तो लेकिन अब देखें ये बात तो पीटीआई के सामने ही होगी ना। जान लेती हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं अली नवाज अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अली साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब में निगरान वजीर आला का तकर्रुर भी हो गया, आप लोगों ने उसको मुस्तरद भी कर दिया, कौमी असम्बली में इस्तीफों के मामले पर आप लोगों ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिख दिया। क्या वाकई पीटीआई के पास अब कोई ऑप्शंस बचे हैं अपनी चीजों को आगे लेकर चलने के लिए? क्या करने के लिए? अपने मामलात को अपने हक में करने के लिए सर। फैसले देखिए, इंसान तो उधर अपने पूरी ट्राई कर सकता है। हाँ। जब हमें निकाला गया था कुछ हो सकता था कि जो 17 जुलाई और उसके बाद 16 अक्टूबर और जिस तरह फिर असेंबली तोड़ने की बात और जो कहते थे आप नहीं तोड़ पाएंगे, परवेज अलाई आपके साथ नहीं चल रहा, और उसके बाद असेंबलियां तहलील हुई। और अब भी हमारी ये स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि वो हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, हमने इसकी काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई। और आपने जैसे ही खान साहब ने अंदिया दिया, उन्होंने पहले 35 फिर 35 इस्तीफे कबूल कर लिए। अभी उनके पास चॉइस है और हमारे पास भी चॉइस मौजूद है। हमने दोबारा आज हमारे बकिया 45 मेंबर थे, आज हमने भेजा और आपने देखा उन्होंने नेशनल असेंबली बंद कर दी, स्पीकर हाउस बंद कर दिया, इलेक्शन कमीशन ने अपने फोन खत्म ऑफ कर दिए। अगर उनके पास भी दो चॉइसेस हैं कि वो या तो इस्तीफे एक्सेप्ट करेंगे या फिर लीडर ऑफ अपोजिशन हमें देंगे, और इसी तरह चीजें आगे की तरफ चलेंगी। पर ये टैक्टिक्स बहुत छोटे हैं, वो शॉर्ट टाइम है। तो असल चीज ये है कि जिस चीज में मुल्क फंसा हुआ है, मुल्क किस चीज के अंदर शदीद माशी बहरान के अंदर फंसा हुआ है। टेररिज्म दोबारा इमर्ज कर रही है। पिछले 8.5 महीने में 300 पाकिस्तान के पुलिस और पाकिस्तान के फौज के जो एहलकार हैं वो शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान के पास अगले 5-6 महीने की कोई स्ट्रेटेजी मौजूद नहीं है। IMF से आप बात नहीं कर रहे हैं, एशियन वर्ल्ड बैंक ने आपकी जो किस्त है मौखर कर दी है। इस पर कोई ध्यान नहीं है हुकूमत का, आप पर ध्यान है, आप पर शदीद ध्यान है, आप पर शदीद ध्यान है। और आप पर शदीद ध्यान के लिए कहीं आप लोगों को ये ख्याल आया कि हमें इस्तीफे नहीं देने चाहिए थे, हमसे कहीं गलती हो गई? नहीं, बिल्कुल नॉट एट ऑल। देखें, अगर आप इस तरह सोचे ना कि अगर हम अपनी सियासत कर रहे होते, हाँ। अगर तहरीके इंसाफ खुद गर्ज सियासत कर रही होती और मुल्क की सियासत ना कर रही होती, तो वाकई जिस तरह बाकी पार्टीज में मरियम नवाज ने अपने ब्रदर इन लॉ जो कैप्टन क्या नाम है उनका, जो मचावर किस्म के उनके सफदर, उनके जो ब्रदर इन लॉ लगते हैं मलिक साहब और मुर्तजा जो MNA, उनको कहा कि इस्तीफे दें और मुंह पे मार के स्पीकर की, और वो दोनों बंदे ही गायब हो गए थे। और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा 136 लोगों ने इस्तीफे दे दिए थे। हम तो ये चाहते हैं यहाँ कोई एक बंदा इस्तीफा नहीं देता, कोई काउंसलर सीट नहीं छोड़ता। भाई इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए 2 असेंबलियां कुर्बान कर दी। लेकिन अब देखना ही होगा ना सर, ये देखना होगा आगे आपके लिए हालात आप लोग खुद कैसे साजगार बनाते हैं, क्योंकि असेंबली में वापस आना जरूरी है आप लोगों के लिए और आगे भी इलेक्शन जीतना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। देखिए जी अली साहब, जरूरी नहीं है, देखें फिर वही स्ट्रेटेजी है। कल जो मोहसिन नकवी साहब लगे हैं, हाँ जी, वो क्या असेंबली के कहने पे लगे हैं? वहाँ तो असेंबली ने तो 4 नाम भेज दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने जाके मोहसिन नकवी का जो एक प्री बार्गेन की हुई है जिस शख्स ने नैब के साथ, उसको भी तो आप लोग देखेंगे ना सर, उसको भी तो आप लोग कानूनी तौर पर देखेंगे ना सर। आप लोगों ने कह दिया है ना सर, वक्त की कमी है, वरना मैं आपको और आपसे और बात करती। सॉरी सर, अली नवाज अवान साहब, वक्त की कमी है, मुझे ब्रेक लेनी। थैंक यू सो मच। मखदूम शहाबुद्दीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं हमें और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे उम्मे रुबाब के वालिद और चचा के कत्ल केस, जिसको 5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक उम्मे रुबाब और उसका ख़ानदान इंसाफ का मुंतज़िर है और वो ये पूछ रहे हैं कि हमारा कसूर क्या था। हम बार बार इस पर बात करते हैं। 5 बरस गुजर गए, बरसी भी मनाई गई, लेकिन खातूनों को अभी तक सज़ा नहीं हो पाई। तमाम शवाहिद मौजूद हैं, तमाम सबूत मौजूद हैं। उम्मे रुबाब बार बार इंसाफ की मुतलाशी हैं, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिल सका है। और उस वक्त हमारे साथ
उम्मे रुबाब मौजूद हैं, पहले भी हमें बात हुई थी और आज हम फिर उनसे बात करेंगे। उम्मे रुबाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 5 बरस हो गए, एक दफ़ा फिर केस की समाअत हुई, कुछ भी नहीं हो पाया। क्या हुआ है अब तक इस केस में और क्या उम्मीद है आपको इंसाफ की? जी देखिए, इसमें मेरे वालिद साहब, दादा और चचा का मर्डर है। 3 मर्डर एक ही दिन पे हुए, 17 जनवरी 2018। 5 साल मुकम्मल हो गए और अभी तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। मैं एक सिंध की बेटी सिर्फ यही उम्मीद लगा के बैठी हुई हूँ, हालांकि मेरी जान को खतरा है, मेरी फैमिली को थ्रेट है। स्टिल मैं इसी उम्मीद के साथ ये इंसाफ की जंग लड़ रही हूँ। जागीरदारों के इस निज़ाम के खिलाफ मैं खड़ी हुई हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं किसके आसरे पे खड़ी हूँ? मैं पाकिस्तान के आइन, मैं पाकिस्तान के कानून के आसरे पे खड़ी हूँ इन जागीरदारों, इन जाबरों के खिलाफ। पर मुझे अफसोस है कि मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। हालांकि मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में थी, अभी मैंने 5 साल अपने मुकम्मल किए हैं और मैं खुद एक वकील बन चुकी हूँ, पर मुझे इंसाफ नहीं मिला। अगर आज मुझे इंसाफ नहीं मिलता तो मैं क्या प्रैक्टिस करूंगी? और मैं ज़ाहिर इस निज़ाम से मैंने यही सीखा है कि केसेस डिले कैसे होते हैं, क्योंकि हम सीखते अपनी प्रैक्टिस से हैं। तो प्रैक्टिस तो हमें यही सिखाई गई है इस अदालती निज़ाम में कि केसेस को आप डिले कैसे करें। मैंने आज तक ये तो नहीं सीखा कि इंसाफ कैसे मिलता है, इंसाफ आप कैसे हासिल करें। तो मैं ये सवाल करती हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हम पाकिस्तान का फ्यूचर हैं, तो हमें क्या सिखाया जा रहा है इस निज़ाम में? हम कैसे दूसरे लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं जबकि हमें खुद को ही अपने लिए इंसाफ नहीं मिल रहा? हालांकि मैं 5 सालों से 17 तारीख को उम्मे रुबाब जब समाअत हुई थी इस केस की, 17 तारीख को, भी 17 जनवरी को। जी, ये 16 जनवरी पे एक तारीख थी और उसके बाद 20 जनवरी पे थी। 20 पे भी केस हमारा डिले हो गया, अभी 28 पे है नेक्स्ट हियरिंग। क्या डिले हुआ, क्या वजह बनी थी? वजह यही है कि अभी तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं की है। 5 साल गुजर गए, पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं की। अच्छा, इसमें यह है कि जो नया मुल्जिम जिसको अभी ज्वाइन किया गया एसएचओ करीम चांडी को, उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। अभी 28 पे उसकी हेयरिंग रखी गई है। अच्छा। अब देखते हैं कि उसमें पुलिस अपना क्या किरदार अदा करती है। पहले तो आपने देखा है कि पुलिस ने जो किरदार रखा है, सिंध पुलिस तो जागीरदारों की गुलामी करने में लगी हुई है कि उन्होंने जो पुलिस ने इस पहली रिपोर्ट दी थी वो जागीरदारों को आज़ाद कर दिया था। फिर हम जब हाई कोर्ट गए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उनको ज्वाइन किया और हमारा केस ये चलता गया। अभी आप देखें कि केस का जो स्टेज है करंट आप देखें तो उसमें हमें एविडेंस हमारे रिकॉर्ड नहीं हुए। हालांकि मेरे केस में प्राइम जो विटनेसेस हैं उसमें आई विटनेसेस हैं, पर मेरे केस में आज तक शवाहिद ही नहीं लिए गए, हमारी गवाहियां ही नहीं सुनी गई हैं। तो ये एक तो गवाहान जो थे, जो आई विटनेसेस थे यानी शाहिद थे, जो गवाहान थे, क्या वो पेश हुए अब तक? वो हर हेयरिंग पे मेरे साथ चलते हैं। हालांकि उनको खतरा है, उनको थ्रेट किया गया है। मेरे पास हर चीज का सबूत है, मैं खुद कानून की तालिबे इल्म हूँ, मैं हर चीज विद प्रूफ करती हूँ, मैं कोई भी बात ऐसे नहीं करती। हमें थ्रेट किया जा रहा है, मेरी जान को खतरा है, इस केस में जो विटनेसेस हैं उनकी जान को खतरा है, फिर भी हम कोर्ट जा रहे हैं। आप देखें आज एक दूसरा वाकया हुआ है, कोर्ट के अंदर कराची में फायरिंग हुई है। पेशावर में उस दिन आपने देखा कि आफरीदी साहब को कोर्ट के बाहर रूम में अंदर मारा गया है। तो हमें भी तो खतरा है, सरदारों को एक गोली चलाने की देर है। अगर और आपने ऐसी कोई एप्लीकेशन दी है कि आपकी जान को खतरा है, अदालत तहफ़्फ़ुज़ फराम करे इस पर? देखिए, तहफ़्फ़ुज़ मैं पुलिस वगैरह पे रिलाय तो नहीं कर सकती। मैं सिर्फ एक चीज चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दे मेरे मुल्क में, ताकि मैं एक बेटी हूँ, मैं फिर घर बैठ सकती हूँ, मैं अपने हक के लिए तो चलो बोल सकती हूँ। मैंने एक तहरीक भी शुरू की। आप देखिए, अगर आप सिंपल एक बेटी हैं सिंध की, आप अपने इंसाफ के लिए बोलती हैं तो ये निज़ाम आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है। पूरा निज़ाम इन जागीरदारों के साथ मिला हुआ है। मैं ये वादे करूँ कि मैं चलो डरती तो नहीं हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये सिस्टम मुझे आखिरी हद तक आजमाए। मैं एक बेटी हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं हिम्मत ना हार जाऊं। मैं डरती तो नहीं हूँ, मुझे खौफ नहीं है, खुदा के सिवा किसी भी जालिम का खौफ नहीं है, पर मैं एक सवाल करती हूँ कि अल्लाह ने तो इंसाफ करना है, पर ये अदालतें फिर क्यों हैं? मैं अदालतों पे यकीन रखती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे मुल्क में मुझे इंसाफ मिले, ताकि मजलूम के दिल में एक उम्मीद जो जगी है कि हमें इंसाफ मिलेगा तो वो बाकी रहे।
ना सिर्फ ये कि मजलूम को इंसाफ मिले और उसको भरोसा हो, और जो जालिम है जिसने जुल्म किया है उसको भी वो इबरत पकड़े, उसको सज़ा मिले, ताकि आगे जो जालिम जो कोई ऐसा जुल्म करना चाहते हैं वो रुकें, उनको इबरत हासिल हो। सज़ाएं मिलेंगी तो उनको इबरत हासिल होगी ना। उम्मे रुबाब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं और हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और हमें भी अदालती निज़ाम से पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर एक दिन इंसाफ मिलेगा। वैसे वक्त बहुत गुजर गया है, लेकिन उसके बावजूद इंसाफ की उम्मीद कभी छोड़नी नहीं चाहिए। तो उम्मे रुबाब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, लेकिन जो बात की है वो दिल को छू लेने वाली है कि मैं सिंध की बेटी हूँ, मैं क्या मांग रही हूँ, मैं सिर्फ इंसाफ मांग रही हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन आज ही एक फैसला आया है नकीबुल्लाह कत्ल केस का, जिसमें SSP राव अनवार जो कि मुलजिम थे उनको आज बाइज्जत बरी कर दिया गया है नाकाबिले शवाहिद की बिना पर। अब ये देखते हैं कि आगे इस सारी सूरत हाल में जो केसेस होते हैं इस तरह के और जो लोग होते हैं उनको इंसाफ किस तरीके से मिलता है, कैसे इंसाफ फराम किया जाता है। इसी नोट को मैं आज छोड़ती हूँ और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।